नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वस्तुतः निबंध जो होता है वह, अगर हम उसे परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि निबंध जो होता है उसका आविर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है और इस शब्द का अर्थ है बांधना, संग्रह करना या रोकना। अर्थात जो हमारे मन में विचार आते हैं उन्हें एक व्यवस्थित रूप से बांधकर एक रचना की शक्ल देना निबंध कहा जाता है। प्राचीन समय से ही साहित्य का रूप हमेशा से बदलता रहा है, जिसमें समाज का बहुत हद तक योगदान रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। संबंधित समय या कालखंड के आधार पर रहने वाले विद्वानों एवं साहित्यकारों ने अपने विचारों के अनुरूप निबंध को अलग अलग प्रकार से बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है निबंधों के लिए कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विशेषता हो तथा विचारों का समावेश ठूस ठूस कर किया जाए। गद्य शैली की पूर्ण विकास निबंध में मिलता है, इसलिए इसे गद्य की कसौटी कहना श्रेयस्कर होगा। इसी प्रकार बाबू गुलाब चंद राय जी ने निबंध के सभी तत्वों को परिभाषित करते हुए कहा था, निबंध वह गद्यात्मक रचना है जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव एवं सजीवता, आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। यदि हम संक्षेप में निबंध को विस्तारित करना चाहें तो निबंध साहित्य की संज्ञा जो है वह विभिन्न विद्वानों और आलोचकों के आधार पर जो कही जा सकती है वह पूर्ण रूप से जो है उसमें निम्न विशेषताएं आएंगी। जो एक निबंध होगा उसमें निबंध एक गद्य रचना अथवा गद्य साहित्य विधा है। निबंध एक छोटी आकार वाली रचना है, वह इतना बड़ा नहीं हो सकता कि प्रबंध बन जाए। अर्थात निबंध को एक विस्तृत दायरे में सिमेटना पड़ेगा। जिस प्रकार से उसमें हमें तथ्यों और जानकारियों को प्रदान करना है वह बहुत ही विस्तृत नहीं होगा अपितु संक्षिप्त होगा। निबंध एक छोटी आकार वाली रचना है, इसमें विषय की एकता, मर्यादा, तारतम्यता, स्वतः पूर्ण संगठन एवं नियमितता आवश्यक है। इसमें विषयांतर्गत या विशृंखलता दोष माने जाते हैं। अर्थात जो निबंध है उसके सारे तथ्य आपस में जुड़े हुए हों, उन्हें एक निश्चित सीमा तक निबंध के अंदर रखा जाएगा। जो हमारा शीर्षक होगा निबंध का और जो उसके अंतर्गत विषय वस्तु होंगे निबंध की, वो आपस में पूर्ण रूप से जुड़े हों और क्रमबद्ध होंगे। निबंध में लेखक का व्यक्तिगत सजीव रूप रहता है, अर्थात जिस प्रकार लेखक सोचता है, समझता है और वह जिस प्रकार से विषय को पूर्ण तरह से जानकर रचना करेगा वह उसमें दृश्य होगा कि निबंध लिखने वाले लेखक ने किस प्रकार से निबंध को लिखा है या कितना उसका सोच है उस निबंध के प्रति। निबंध भाव प्रधान भी होते हैं, पर साहित्य की सभी विधाओं में निबंध सर्वाधिक बुद्धि प्रधान या विचारोत्तक होता है, रचना होता है। वस्तुतः निबंध संक्षेप में लिखा गया रचना होता है, इसलिए इसमें लेखक अपने बुद्धि, विचारों, अनुभवों इत्यादि सभी चीज़ों का प्रयोग करके उस रचना को लिखता है, न कि इसे किसी उपन्यास, कहानी या अन्य किसी रचना के साथ जोड़कर बनाता है।
निबंध की शैली की रोचकता ही उसे साहित्य की विधा बनाती है। उसके अभाव में निबंध नीरस लेख ही रह जाता है। अर्थात निबंध की शैली जो होती है और उसे लिखने का जो प्रकार होता है, उसके कारण ही निबंध को रोचक बनाया जा सकता है। यदि हम इन संपूर्ण परिभाषाओं को सम्मिलित करें तो निबंध की परिभाषा छोटे शब्दों में इस प्रकार दे सकते हैं: निबंध किसी एक विषय पर ऐसी नियमित सीमित आकार की किंतु सुगठित स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें लेखक के निजी विचारों, भावों की बुद्धि प्रेरक योजना और सरस प्रभावी शैली के कारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा रहती है। अब हम देखते हैं कि जो निबंध होते हैं वे अलग अलग विषय पे अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, किंतु यदि निबंध को हमें देखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं या किस प्रकार के निबंध होते हैं, तो जो निबंध का प्रकार होता है उसी के आधार पर ही निबंध का रचना किया जाता है। हिंदी के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार निबंधों का वर्गीकरण किया है। उसमें से प्रमुख जो हैं वह आचार्य शुक्ल के अनुसार 3 प्रकार के निबंध होते हैं: विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। शिवदान सिंह चौहान जी के अनुसार इसमें सिर्फ 2 वर्ग होते हैं: कलात्मक या ललित निबंध तथा तथ्यानुरूप या वस्तुनिष्ठ निबंध प्रबंध। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध को 4 भागों में बांटा गया है: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। वहीं डॉक्टर ओंकारनाथ शर्मा जी ने आलोचनात्मक निबंधों को एक अन्य वर्ग में शामिल किया है। अब हम देखते हैं कि प्रभावशाली निबंध किस प्रकार लिखा जाता है या समय एवं तथ्यों के आधार पर जो निबंध लिखा जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आवश्यक तथ्य ये है कि जो भी विषय हमें मिला है या हमने प्राप्त किया है उसे हम अपने दिमाग पर लाएं, उसके बारे में खूब सोचें, उसके ऊपर शोध करें। जहाँ तक हो सके हमें लाइब्रेरी या ऑनलाइन माध्यम में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचारों को विस्तार देना होगा। साथ ही जो अच्छे निबंध हमारे पास उपलब्ध हैं उनको विश्लेषण करना होगा। हमें इसे अपने साथियों, पहचान वालों या मित्रों के साथ चर्चा करनी होगी जो निबंध है उसके संबंध में, और अधिक से अधिक निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा। और सबसे आवश्यक यह है कि जो विषय हमें मिला है निबंध का, उसमें जो मूल भाव है उसकी पहचान करना होगा। जैसे हम मूल भाव की पहचान करेंगे अर्थात अपने लक्ष्य को समझेंगे कि हमें निबंध किस पर लिखना है, क्या लिखना है, तब हम ये जान पाएंगे कि हमें उसमें क्या क्या तथ्य शामिल करना है और हम फिर निबंध की योजना बनाएंगे। सबसे पहले जो योजना है उसमें मुख्य भाग को सोचना पड़ेगा कि जो शीर्षक हमें मिला है उस शीर्षक के अंतर्गत हम किस वस्तु या लक्ष्य को उठाएं। इसके साथ ही जो निबंध है उसके लिए एक शीर्षक और प्रस्तावना कि हम अपनी बातों को किस प्रकार प्रारंभ करें। यदि हम अपनी बातों को सही तरीके से प्रारंभ कर पाएंगे तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि हम अपने विषय जो निबंध का है उसको सही समझे हैं या नहीं समझे हैं। यदि हम अपनी प्रस्तुति को रोचक बनाएंगे और शुरुआत में ही इसकी जानकारी दिखाएंगे कि हमने कुछ इसमें रोचकपन उत्पन्न किया है, तो पढ़ने वाला और समझने वाला उसके मन में खुद ही एक भाव आएगा कि वह शुरू से लेकर अंत तक निबंध को पढ़े। और निबंध की सफलता इसी में है कि पूर्ण तरह से उसे कोई पढ़े।
और साथ ही हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है और निबंध का अंत कैसे करना है। अर्थात निबंध लिखने से पहले ही हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा निबंध किस प्रकार का होगा। उसके लिए हमें तथ्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अपने भाव इकट्ठे करने पड़ेंगे और साथ ही हमें उसके लिए मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ इत्यादि को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि निबंध का जो पूर्ण हिस्सा होता है वह किस प्रकार से होता है। तो यदि हम निबंध को बांटना चाहें, निबंध को किस प्रकार से हम अपने उपयोग के लिए बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निबंध को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला है भूमिका या प्रस्तावना, दूसरा है विषय विस्तार या विषय का विकास, उसके बाद है पक्ष और विपक्ष में विचार। इसके अंतर्गत अलग अलग तरीके से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है निबंध का वह है निष्कर्ष या उपसंहार। सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका या प्रस्तावना किसे कहा जाता है। अंग्रेजी में एक बात कही गई है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यदि जो भाव हमने शुरू में उत्पन्न कर दिया है अपने निबंध में, प्रस्तावना में ही, तो यह भाव आखिर तक रहेगा। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा विषय क्या है और विषय के आधार पर ही महापुरुषों के अनमोल वचन, कविताएं, शेरो शायरी, सूक्तियाँ, चुटकुले, प्रेरक प्रसंग एवं आंकड़े इत्यादि यदि हमारे पास उपलब्ध हैं और हमने उनका सही तरीके से प्रयोग किया तो हमारा प्रस्तावना बहुत हद तक हमारे पूरे निबंध को अपने साथ लेकर जाएगा। साथ ही यदि हमने प्रस्तावना में ही विषय को क्रमवार विस्तार दे दिया है, अर्थात उसकी जानकारी कुछ हद तक उसमें प्रदान कर दी है कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं, तो प्रस्तावना पढ़कर ही पढ़ने वाला उसे समझ जाएगा कि इस रचना में क्या है और उसकी दिलचस्पी बनी रहेगी। दूसरा हिस्सा जो आता है निबंध का वह विषय विस्तार या विषय का विकास। जो विषय विस्तार होता है वह पूर्ण निबंध का 70 या 80% हिस्सा होता है और इसी के आधार पर तय होता है कि हमारा निबंध किस हद तक अपने उद्देश्य में सफल रहा है या किस हद तक हमने अपने लक्ष्य को समझा है और उसके लिए कार्य किया है। जो विषय विस्तार होता है उसमें विषय से संबंधित पहलू, आंकड़े, सूचनाएं एवं पूर्ण चर्चा होती है। साथ ही यदि हमें जो विषय वस्तु मिली है और उस पर हम अपना निबंध लिख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी बातों को वाक्यों में तोड़कर बताएं। हर बात को 40 से 60 शब्दों तक कह देना चाहिए जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति उसे पूर्ण तरीके से समझ के पढ़ सके, ना कि वह उसे पढ़ते हुए बोर होने लगे। तीसरा हिस्सा है जो पक्ष और विपक्ष में विचार। यदि निबंध इस प्रकार का है कि उसमें हमने आंकड़े इत्यादि उत्पन्न किए हैं तो उसमें लाभ, हानि, फायदे, नुकसान इत्यादि के बारे में चर्चा करना पड़ेगा और साथ ही इन पक्ष और विपक्ष के विचारों के लिए आंकड़ों, चित्रों और नक्शा यदि है तो उनका उल्लेख करना पड़ेगा। निबंध का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव होता है निष्कर्ष या उपसंहार। जिस प्रकार प्रारंभ हमने प्रस्तावना से किया और रोचक प्रस्तावना बनाया है, लेकिन यदि हमारा निष्कर्ष या उपसंहार बहुत रोचक या सही नहीं होगा तो वह अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। तो निष्कर्ष या उपसंहार को कहने के लिए हमें शायरी, कविता, लोकोक्ति, मुहावरे या ऐसी बातें हमें अपनी रचना में करनी होगी जिससे इसमें प्रभावशीलता उत्पन्न हो। साथ ही हमें ये देखना होगा कि हमने अपने पूरे निबंध में जो बातें कही हैं उनका एक संक्षेप
निष्कर्ष या उपसंहार में हम ला सकें, और साथ ही यह बता सकें कि हमने जो शुरुआत में प्रस्तावना में चर्चा की थी उसका अंत या उसका संपूर्ण तथ्य हमने प्रस्तुत किया है, और हमारी जो निबंध है वह अपने आप में संपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि निबंध लेखन में कुछ निर्देश या नियम जो हमें अपनाने होंगे जिससे कि हमारा निबंध लेखन प्रभावशाली बन सके। तो सबसे पहले निबंध जब हम लिखते हैं तो जब हमने उसे लिखा है तो उसे एक बार फिर से पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो हमने पूर्व दिनांक पे निबंध लिखा उसकी सार्थकता आज भी है या नहीं। दूसरा तथ्य है व्याकरण, चिन्ह तथा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारना। जैसे ही हम निबंध लिखते हैं तो हमें अपने व्याकरण इत्यादि की जांच करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हलंत, पूर्ण विराम, कॉमा इत्यादि जो हैं वो अगर एक जगह से दूसरी जगह लग गए हैं तो शब्द अपने अर्थ खो देते हैं, और जो अर्थ निकलना चाहिए उसकी जगह कोई और अर्थ निकल आता है। किसी भी अनावश्यक और दोहराए गए शब्दों को हटा दीजिए। जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हम किसी बात को दोबारा कह रहे हैं या वह बात जो हमने कहा है वह अनावश्यक है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन प्रकार के चीज़ों को हटा देना चाहिए। बोलचाल की अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचिए। जिस प्रकार हम बातों में या दैनिक वार्तालाप में अनेकों प्रकार के ऐसे शब्द भी प्रयोग करते हैं जो भाषा से पूर्णतः सहमत नहीं होते, तो इस प्रकार के शब्द हमें अपने निबंध में प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि निबंध एक बहुत ही गंभीर विषय है, और जब निबंध का लेखन करें तो अगंभीर शब्दों या बोलचाल के छोटे शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। निबंध का प्रवाह भी हमें देखना पड़ेगा कि निबंध जो हम लिख रहे हैं वह सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने लिखा है वो सारे तथ्य आपस में एक दूसरे से अलग हैं। साथ ही जो जानकारी विषय से संबंध ना हो उसे हमें निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि विषय से जानकारी ना होने वाले शब्दों का हमने प्रयोग किया तो वो चीज़ें हमें अपने विषय से भटका देंगे। साथ ही यदि कोई आपका साथी है तो उनसे आप कह सकते हैं कि वह लेखनी को आपको एक बार पढ़कर सुनाएं। सुनने पर आपको ये समझ आ जाएगा कि आपका जो निबंध का प्रवाह है वो किस प्रकार है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है या वह भटका रहा है। और यदि कोई साथी नहीं है तो स्वयं ही उसे एक बार पढ़कर रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर सुनिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका निबंध पूर्णतः ठीक है या नहीं है। यदि मध्य भाग में कोई समस्या वाले अनुच्छेद है तो उन्हें पुनः लिख डालिए, अर्थात जब हम पढ़ेंगे या सुनेंगे तब हमें पता लगेगा कि वह जो निबंध हमने लिखा है उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि सही नहीं है या हमारे विचारों से सहमत नहीं हो पा रहे हैं या निबंध को सही दिशा नहीं दिला पा रहे हैं, तो उस अनुच्छेद को फिर से लिख सकते हैं। छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए और जटिल वाक्यों को जहाँ तक हो सके तो उन्हें सरल वाक्य रचना में बदल देना चाहिए, क्योंकि जो श्रोता है या जो पाठक है उनको इतना समय नहीं होता है कि वो निबंध को पढ़कर उन्हें अपने दिमाग में विचार करते रहें। जहाँ तक हो सके एक बार में पढ़ने पर ही निबंध का अर्थ एवं उसकी भाषा समझ आ जानी चाहिए। जो हम आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो सामान्य भाषा का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, न कि साहित्य के बहुत ही गूढ़ शब्द जिनका अर्थ समझना मुश्किल हो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का वास्तविक अर्थ अलग हो सकता है यदि हमने
किन्हीं अन्य शब्दों का प्रयोग कर लिया है। हमें अधिक से अधिक अन्य लेखकों की रचनाएं एवं निबंधों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको पढ़ने या सुनने से हमें अपने निबंध के लिए पूर्ण शब्द मिल पाएंगे। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग यदि आवश्यक हो और हमारे निबंध के शीर्षक के आधार पर हैं वहाँ पर मुहावरे या लोकोक्तियाँ, तो उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमेशा निबंध लिखने के बाद एक बार उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ हो सकती है, गैर जरूरी चीज़ें हो सकती हैं और ऐसे तथ्य हो सकते जो हमारी निबंध से सहमत ना हो, और उन्हें निकाल देना चाहिए। हमें निबंध लिखते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि निबंध जो हमने लिखा है वह अपने उद्देश्य, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करे, न कि यह निबंध ऐसा हो वह दूसरों को प्रभावित करे और उसे करने हेतु हमें अपने लेखनी को बदलना पड़े। इससे निबंध का भाव और प्रभाव सही तरीके से नहीं हो पाएगा। साथ ही हमें अपने आसपास घटने वाली घटना, पर्यावरण, समाज इत्यादि को देखते हुए हर चीज़ को अपने मन में रखना पड़ेगा और आवश्यक स्थान पर उनका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान की घटनाएं और समाज तथा पर्यावरण वह निबंध लेखनी के तथ्यों को सहमति या असहमति प्रदान करते हैं। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाना और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। अर्थात हम बिना तथ्यों या किसी विषय के अभाव में यदि रचना करते हैं तो वह निबंध सार्थक नहीं होगा और किसी भी पाठक पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। हमेशा निबंध लिखते वक्त जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पूर्ण तरीके से सोचकर निबंध को लिखना चाहिए, लेकिन लिखते वक्त भी बहुत समय नहीं लगाना चाहिए। यदि छोटा निबंध है तो उसे एक बार में ही बैठकर लिख लेना चाहिए, जिससे हमारे मुख्य विचार जो शीर्षक के हैं वह इधर उधर ना भटक पाए। निबंध को लिखते समय ध्यानचित्त होकर निबंध को लिखना चाहिए, जिससे हमारे आसपास के समय, तथ्यों इत्यादि का प्रभाव निबंध पर ना पड़े। निबंध को जहाँ तक हो सके दिलचस्प बनाना चाहिए और उसमें तथ्यों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे लोग उसमें रुचि के साथ पढ़ सकें। हमेशा निबंध लिखते वक्त टाल मटोल नहीं करना चाहिए, अन्यथा निबंध को सही तरीके से समाप्त करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। और यदि हमने इस प्रकार समय व्यर्थ में नष्ट किया तो जब हमें निबंध की आवश्यकता होगी तब हम हड़बड़ी में निबंध को लिखेंगे और वह एक निम्न स्तरीय निबंध बन जाएगा। साथ ही सूचनाएं जो होती है वह निबंध के सार तत्व होते हैं, तो हमें अधिक से अधिक सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन साधन गूगल, लाइब्रेरी इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, दैनिक जीवन में हमें अनेकों बार निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ती है और यह निर्धारित होता है कि हमें कभी अल्प समय में और कभी लंबे समय में कोई निबंध लिखना है। तो यदि हमें निबंध लिखना है तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन से तथ्य और सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, और इसके लिए हमें अधिक से अधिक अध्ययन करना पड़ेगा और साथ ही कुछ उदाहरण के तौर पर निबंध बनाकर खुद भी देखना पड़ेगा। न कि हम प्रतीक्षा करें कि हमारा परीक्षा आएगा या निबंध लेखन की कोई प्रतियोगिता होगी तब हम बैठकर निबंध लिखेंगे। हमें हर महीने कम से कम 2 या 3 निबंध खुद ही लिखकर देखने होंगे और उसके लिए जानकारी उपलब्ध करनी होगी। यदि इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में निबंध लिखने का प्रयास करते रहेंगे तो निबंध न सिर्फ
निबंध परीक्षा के लिए काम आएगा, बल्कि हमारे सामान्य जीवन में होने वाले विचारों एवं घटनाओं के व्यक्तीकरण के लिए भी इनका प्रयोग होगा। साथ ही जब हम किसी माध्यम में जैसे भाषण, वाद विवाद इत्यादि प्रतियोगिताओं में जब जाएंगे और हमारा जो दैनिक निबंध लिखने का जो एक प्रयास रहेगा वह हमें इसमें सफलता प्रदान करेगा। अभी वर्तमान में जो परीक्षाएं इत्यादि होने वाली है उसमें आपको निबंध लिखने के बारे में दिया जाएगा कि इस विषय पर आप निबंध लिखें। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम जब निबंध लिखना प्रारंभ करेंगे तो हमें उपन्यास या कथा की तरह निबंध को लंबी तरीके से नहीं लिखते जाना है। सबसे पहले हमें जो निबंध है उसे लिखने हेतु अपने जो मुख्य बिंदु हैं, जो हमने विचार किए हैं, उनको बुलेट पॉइंट में नोट करके रख लेना चाहिए और उनके आधार पर ही उस निबंध को लिखना चाहिए, अन्यथा हड़बड़ी में हम अपने निबंध को नहीं लिख पाएंगे। साथ ही यदि चित्रों और आलेखों का प्रयोग किया गया है तो चित्रों और आलेखों को हमेशा 1, 2, 3 इस प्रकार से दर्शाते हुए उल्लेख करें और जब भी उनके बारे में लिखें तो ये कहें कि चित्र क्रमांक 1 में उल्लेखित या टेबल क्रमांक 1 या 2 में जो उल्लेखित किया गया है उसके आधार पर, इस प्रकार से। तो यदि हम इस प्रकार से दर्शाएंगे तो जो पाठक है वह सही तरीके से समझ पाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में कितना बोल रहे हैं। साथ ही एक जो छोटा निबंध होता है वह A4 कागज़ पे 2 पेज या 3 पेज अधिक से अधिक इसमें हो जाता है। साथ ही यदि शब्दों में दिया गया है तो हमें कागज़ पर उसे लिखकर गिनती करके यह जान लेना चाहिए कि वह कितने शब्दों का होगा, या परीक्षा की जो पुस्तिका है यदि उसका कोई सैंपल हमारे पास है तो हमें उसमें लिखकर यह जान लेना होगा कि 200 शब्द, 250 शब्द या 500 शब्द कितने होते हैं। क्योंकि जब हम परीक्षा में लिखने बैठते हैं तब उस समय हम यह नहीं देख सकते कि हमारे कितने शब्द हुए हैं, लेकिन यदि हम पूर्ण में तैयारी से रहेंगे तो हमें पता होगा कि इतने दूर तक हमें इस निबंध को लिखना है। आज के लिए इतना ही साथियों, और आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।